नाज़रीन, ड्रोन वॉर शुरू हो चुकी है और ईरान की जानिब से जो ताजा तरीन हमला किया गया है उसमें ईरान ने अपना जो वर्ल्ड फेमस ड्रोन है उसको मैदान के अंदर उतार दिया है। यह वो ड्रोन है जिसने रशिया यूक्रेन जंग के अंदर जो जंग का पासा है वो रशिया की फेवर के अंदर बदल दिया। इस जंग के दौरान ईरान के इस ड्रोन का बहुत बड़ा किरदार रहा है और फिर ईरान और रशिया ने कोलैबोरेशन के साथ जो इस ड्रोन की फैक्ट्रीज है वो रशिया के अंदर भी लगाई हैं, जहां पर ये ड्रोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी रशिया को ये ड्रोन इतने ज्यादा इफेक्टिव उनके लिए साबित हुए हैं और इस जंग का जो पासा पलटने में इन ड्रोन्स का बड़ा किरदार है। इन ड्रोन्स का नाम है शहीद ड्रोन्स। ये पहली बार ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं और इन्होंने बड़ी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को जाकर हिट किया है और ये बहुत ज्यादा लीथल हैं और जो हसास तरीन मिलिट्री साइट्स हैं, सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, उनको निशाना बनाने की ये सलाहियत रखते हैं। और आज इस हमले के जरिए वो साइट जब हिट की गई है, 18वीं लहर जो है वो फायर की जा चुकी है। 18वीं लहर इस वक्त ईरान की जानिब से इन रिस्पॉन्स जो उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है उसका जवाब उन्होंने दिया है, जिसमें ये शहीद ड्रोन्स भी पहली बार इस्तेमाल हुए हैं और कुछ दिगर जो मिसाइल हैं वो भी उन्होंने इसके अंदर जब इस्तेमाल किए हैं। और इन ड्रोन्स की नाज़रीन खासियत यह है कि इनको सैकड़ों में फायर करने की जरूरत नहीं है। यानी एक तो वो ड्रोन्स होते हैं ना जिनको फायर ही इसलिए किया जाता है कि वो एयर डिफेंस को ओवरवेल्म कर सके, तो ये जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं ना जो आप सैकड़ों में फायर नहीं करते हैं बल्कि वो 2, 4, 10, 12 अगर फायर होते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरह ये शहीद ड्रोन जो है ये भी सैकड़ों की तादाद में फायर नहीं होते हैं। इनमें ये सलाहियत है कि अगर ये सिर्फ एक ड्रोन भी फायर किया जाए तो फिर ये जाकर हिट कर सकता है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो सारी जंग क्या जारी है, सारी जंग का फैसला किस बात के ऊपर होना है? सारी जंग का फैसला इस बात के ऊपर होना है कि कौन कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है और उससे बढ़कर के ईरान कितनी देर तक मिसाइल फायर कर सकता है। ये इस जंग का फैसला इस बात के ऊपर होना है। और अमेरिका जो अभी तक वेट कर रहा है वो किस चीज का वेट कर रहा है? वो इस चीज का वेट कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि ईरान में कितनी सलाहियत है कि वो कितनी देर तक मिसाइल फायर कर सकता है। यानी कि वो ये चाहता है कि अमेरिका तब हमला करे, अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप ये चाहता है कि जब ईरान बहुत हद तक कमजोर हो चुका हो, उसके पास जो मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 10-20% बची हो ताकि वो अमेरिका के ऊपर को बड़ा हमला ना कर सके। और उसका जो मिसाइल पावर है वो या तो डिप्लीट हो चुकी हो या फिर इजराइल जब उस पर हमले कर करके उसको डिस्ट्रॉय कर चुका हो। तो ये सारी बात इस बात के ऊपर खड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ईरान में ये सलाहियत रही कि वो कई हफ्तों और महीनों तक अमेरिका के ऊपर मिसाइल फायर करते रहे तो फिर तो मसला बड़ा खराब हो जाएगा। तो सारी जंग इस बात के ऊपर खड़ी हुई है और ईरान के मिसाइल खत्म होने वाले नहीं हैं। ये इंतहाई इग्नोरेंट ये मुजाहरा कर रहे हैं और ये मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये ईरान के बाद अब ये बात वहां पर बड़ी स्टैब्लिश हो रही है नाज़रीन वाशिंगटन के अंदर और अमेरिका के अंदर कि ये ट्रंप इंतजामिया है और इसके जो एडवाइजर्स हैं जो इसको पुश कर रहे हैं जंग के लिए, इनको कख पता नहीं ईरान का। ये इन्होंने इंतहाई मिसकैलकुलेशन किया और उसका जो बहुत बड़ा सबूत जिसके बाद अमेरिकन है वो अपने सर पकड़कर बैठ गए हैं। देखना सारी चीजें मैटर करती है कि आप जिससे लड़ने जा रहे हैं आप उसको कितना जानते हैं। ये कितने, यही तुम वॉर में क्या चीज, आप जिससे लड़ने जा रहे हैं आप उसको कितना जानते हैं। तो यहां पर ट्रंप साहब ने जो फैसला किया है ईरान पर हमला करने का, जो कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका, जो बुश जैसा सदर नहीं कर सका, जो ओबामा जैसा सदर नहीं कर सका, जो बाइडेन जैसा सदर नहीं कर सका, जिसने गजा में जेनोसाइड और उस पर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान पर वो हमला नहीं कर सका। तो ट्रंप ने इतनी बड़ी बेवकूफी तारीखी की है और अब भी वो मजीद कर सकते। तो अमेरिकन सर पकड़कर बैठ गए हैं। नाज़रीन, टकर कार्लसन का एक इंटरव्यू इस वक्त अमेरिका में भी नंबर 1 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर वायरल है। और उसमें अमेरिकन ये देख रहे हैं कि हमारी इंतजामिया को कोई पता ही नहीं है ईरान का, ये उससे लड़ने पहुंच गए हैं। और टेड क्रूज जो है ये एक अमेरिकन सेनेटर है और वही एपेक वाला और इजरायली लॉबी वाला और जंगों का हामी और इजराइल को बस बचाना है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी उस अंदाज, यानी प्योर वो जैसे इनकी लॉबिंग वहां पर काम करती है। तो सेनेटर को जो है वो टकर कार्लसन ने बुलाया और उससे पूछा कि तुम ये हिमायत कर रहे हो कि रिजीम चेंज होना चाहिए ईरान में, तो तुम्हें पता है ईरान की पॉपुलेशन, तुम ईरान के बारे में क्या जानते हो, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है मुझे जरा बताओ। अच्छा, वो अमेरिकन सर पकड़ के बैठ गया और खुद टकर कार्लसन सर पकड़ के बैठ गया उस वक्त इंटरव्यू में। उस सेनेटर को, जो फेमस सेनेटर है और यानी कि इस वक्त लीड कर रहा है इस इकदाम को कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर दे, इस इकदाम को लीड कर रहा है टेड क्रूज, तो उसको ईरान की पॉपुलेशन तक के बारे में पता नहीं था। तो वो टकर कार्लसन सर पकड़ के बैठ गया कि तुम एक मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहे हो, अमेरिका को पुश कर रहे हो कि उसके ऊपर वो जाकर हमला करे और तुम्हें उस कंट्री का पता ही नहीं है कि वो है क्या। यानी ये बात कितनी मैटर करती है कि एक छोटा कंट्री है, उसकी 50 लाख पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है जिसकी 20 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये मैटर नहीं करेगा।
आप रूस के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, उसका रकबा इतना बड़ा है, क्या ये मैटर नहीं करेगा? आप एक छोटे से मुल्क पर हमला करने जा रहे हैं जिसका रकबा बहुत छोटा है, तो ये चीज मैटर नहीं करेगी? ये तो किसी भी मुल्क पर हमला करने से पहले सबसे बुनियादी चीज क्या होती है कि उसका रकबा कितना और उसकी आबादी कितनी है। सबसे बुनियादी चीज ये होती है, और उसको वो पता ही नहीं था, और वो इस वक्त हिमायत कर रहा है कि हमला होना चाहिए। तो ये बात करने का मकसद ये है, और अमेरिका में अब तशवीर बहुत बड़ी है कि ये कौन लोग आकर बैठ गए जो इस तरह से जंगों को मैनेज कर रहे हैं कि उन मुल्कों के ऊपर हमला कर रहे हैं जिनकी सलाहियतों का, जिनकी ताकत का इनको अंदाजा ही नहीं है। और ये यहां पर फिर मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि ईरान जब वो आइसोलेट है, वहां पर ये जो इजरायली लॉबी है वो यही पोर्ट्रे कर रही है कि ईरान तो आइसोलेटेड है, ईरान तो कमजोर है, और हमने हमले कर करके उसको मजीद कमजोर कर दिया है। ये वहां पर ये बात पोर्ट्रे कर रहे हैं। मिसाल के तौर में आपके सामने एक बात रखता हूं, फॉक्स न्यूज के ऊपर इनके जो एनालिस्ट हैं वो बैठकर ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जो है ना वो मिसाइल सिर्फ 500 रह गए। मैंने खुद ये बात वहां पर सुनी है, उनके मीडिया को चुके फॉलो कर रहे हैं, तो कहता है जी सिर्फ 500 मिसाइल ईरान के पास रहेंगे। तो 500 से मुराद ये है कि ये आज कल में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर, इसका मतलब ये खत्म हो जाएंगे। वो इतनी इग्नोरेंस वो दिखा रहे हैं, और अपनी एरोगेंस की वजह से इग्नोरेंस दिखा रहे हैं कि हम बस बड़ी ताकत है, हम जो चाहे कर देंगे। इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। तो अमेरिका इस चीज का इंतजार कर रहा है कि ईरान का बस ये असलहा खत्म होने वाला है और फिर जाकर हम अटैक करेंगे। तो ये जिस दिन अटैक करेंगे ये सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। ईरान का कोई आर्सेनल जब खत्म होने वाला नहीं है। और अभी जो उन्होंने ये ड्रोन्स फायर कर दिए हैं, ये आज पहली बार फायर हुए और वो अपने टारगेट्स को हिट कर गए हैं। यानी अब जरूरी नहीं है कि वो हर बार हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करेंगे, वो हर बार जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे। उनके पास ये शहीद ड्रोन्स भी हैं, और उनके पास जो ड्रोन्स का आर्सेनल है वो लाखों की तादाद के अंदर है, यानी 1 मिलियन के करीब ड्रोन्स ईरान के पास हो सकते हैं। और जो वो प्रोडक्शन मजीद करेंगे, जो चाइना से आएंगे, जो रशिया से आएंगे, जो बाकी मुल्कों, नॉर्थ कोरिया से, पता क्या क्या आएगा, वो अलग हैं। जो ईरान के पास जखीरा पड़ा हुआ है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। तो वो कई महीने और साल वो मिसाइल फायर कर सकता है, और इजराइल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही अमेरिका जो है इसको बर्दाश्त कर सकेगा। क्योंकि अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया से ये नहीं हो रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर जब वो आगे से फिजाई हमले हो रहे थे, ये वहां पर नहीं हो रहा था। इसलिए जंग बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये इसको भी अफगानिस्तान समझ रहे हैं, इसको भी इराक समझ रहे हैं, और इन्होंने दरमियान में जब वो फिरका वाराना फसादात की भी कोशिश की है, ठीक है ना, तो वो भी इनका प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है। अब यहां पर कैजुअलिटीज मैसिव लेवल की हुई है। तल अवीव जो है वो धुएं की लपेट के अंदर है, धुआं ही धुआं जो है वो तल अवीव से उठ रहा है, और शहर का मेजर हिस्सा तबाह हो चुका है और मजीद जो है तबाह होता चला जा रहा है। फिर अब हाइफा, चूंकि वहां पर शिपिंग कंपनी जो है वो अपनी सप्लाई बंद कर रही हैं, तो इनके पास जो है वो जो मुतबादल बंदरगाह है वो अशदोद की है। तो अब अशदोद के ऊपर भी ईरान की जानिब से हमले शुरू कर दिए, यानी इजराइल की जो बैकअप के ऊपर बंदरगाह है, देखिए इलाद तो बंद हो गई, उधर मेडिटेरियन सी के ऊपर 2 ही बड़ी बंदरगाहें हैं, हाइफा सबसे बड़ी, उसके बाद अशदोद, ये उन्होंने बैकअप के ऊपर रखी हुई, उसके ऊपर भी हमले ईरान की जानिब से जो शुरू हो चुके हैं। तो इनको बड़े मेजर क्राइसिस आगे आने वाले हैं। इनकी जितनी भी कैलकुलेशन ईरान के हवाले से थी, इनकी एक कैलकुलेशन ये भी थी कि हम हमला करेंगे और लोग वहां पर ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेंगे, ये भी इनकी इग्नोरेंस थी रिजीम चेंज के हवाले से। और कल जो नमाज जुमा की जो नमाज वहां पर अदा हुई है, उसने इनको हिला कर रख दिया है। वहां पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ईरानियंस निकले हैं और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, बस सड़कों पर और गलियों में, और बहुत बड़ी जो नमाज है उसका एहतमाम किया गया है। और ये कितना फुलिश है ये सोचना, ये कितना फुलिश है कि एक मुल्क जिसकी तारीख है, किसी भी मुल्क पर हमला हो तो उसके लोग उसकी गवर्नमेंट को उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो जितनी मर्जी अनपॉपुलर हो। ये तो ईरान की गवर्नमेंट है जहां पर अभी इलेक्शन हुए हैं और बड़ी भरपूर सपोर्ट के साथ मौजूदा सदर को लाया गया है। हालांकि ये जो सदर हैं ये सबसे नीचे वाले नंबरों पर थे, लेकिन इनको अवाम ने इलेक्ट किया और वो सदर बन गए। यानी उसको एस्टेब्लिशमेंट ने या सिस्टम ने उसको अपोज नहीं किया, इनको रिफॉर्मिस्ट के तौर पर जब लिखा गया। इवन जिस दिन इलेक्शन हुआ है और ये जीते हैं, तो वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि वहां पर एक रिफॉर्मिस्ट आ गया, और जिस दिन उसका हलफ होना था इजराइल ने उस दिन इस्माइल हानी को शहीद किया। सिर्फ वो पहले दिन से ईरान को क्राइसिस के अंदर जब रखना चाह रहे हैं। तो ये जो जंग इन्होंने छेड़ी है, ये आज बिल्कुल इनको उल्टी पड़ रही है। और ये जो मजीद गलतियां करने जा रहे हैं, ये समझे बगैर कि ईरान की सलाहियत क्या है, वो क्या ताकत रखता है, अपनी सिर्फ बदमाशी में जो मजीद ये फैसले करने जा रहे हैं और जो अमेरिका हमला करने जा रहा है, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और डेमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके ऊपर ईरान ने एक बार फिर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए हैं,
क्योंकि इजराइल जो है वो मुसलसल वहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमले कर रहा है और ईरान ने अभी तक ये इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला नहीं किया है। ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि हमारे पास जंग मुसलत हुई है, उसके बावजूद हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर का मामला है वो सबके लिए तबाहकुन है। अब ईरान के अंदर ये मुसलसल ये खतरा है कि ये जो बार बार अटैक्स कर रहे हैं वहां से रेडिएशन जो है वो लीक हो सकती है। अब ये कितनी खतरनाक बात होगी, हमसायों के लिए कितनी खतरनाक बात होगी, तमाम नेबर कंट्रीज के लिए कितनी खतरनाक बात होगी, ईरानियंस के लिए कितना, तो रेडिएशन वहां से लीक हो सकती है। ये दुनिया का ये मतलब सबसे बड़ा क्राइम है। ये अलाउ ही नहीं है कि किसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाए, लेकिन बहरहाल इजराइल जो है वो बना रहा है। इसलिए तो अब वो डायमोना को कह रहे हैं, इससे पहले ईरान ने इनके मीडिया ऑफिस को कहा कि निकल जाएं, तो 2-3 दिन उन्होंने अटैक नहीं किया, कल उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये अगर ये हमले जारी रखेंगे तो इनकी जो डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ईरान के निशाने के ऊपर है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बड़े हमले इस वक्त जो है वो हुए हैं और आगे पीछे धमाके और कैजुअलिटीज और सेटलर जो है वो एक बार फिर बिल्डिंग्स के अंदर ट्रैप हुए हैं। वेव 18 ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च्ड टारगेट तल अवीव। ईरान IRGC लॉन्चेस 18th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 टारगेटिंग सेंट्रल तल अवीव। और IRGC बता रहा है कि हमने हैवी बैराज ऑफ शहीद 136 सुसाइड एंड अटैक ड्रोन जब ये फायर किया, हैवी बैराज हमने फायर किया है। इन एडिशन टू द पर्सियन मिसाइल्स, ये एक ज्वाइंट अटैक किया गया है पर्सियन मिसाइल्स और शहीद 136 ड्रोन जो है उन्होंने ये अटैक्स किए। द 18th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 वाज डायरेक्टेड, इसका फोकस क्या था, मिलिट्री टारगेट्स, ऑपरेशनल सपोर्ट सेंटर्स ऑफ द ऑक्यूपेशन आर्मी, ठीक है ना, यानी जहां जहां से जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको, यानी जो जो इनके सेंटर्स हैं जहां से उनको ऑपरेट किया जा रहा है उसको हमने, यानी वो इनके पूरे ढांचे को जब हिट कर रहे हैं। इसके अलावा लार्ज बैराज ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स डिस्ट्रॉय ऑल प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स, जो भी हमने टारगेट सेट किए थे वो तमाम के तमाम जब वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल्स वाज डायरेक्टेड एट सेंट्रल तल अवीव। तल अवीव का जो बिल्कुल सेंट्रल एरिया है, सबसे हसास, सबसे सिक्योर तरीन, उसको हिट किया गया है। कॉलम्स ऑफ स्मोक वर सीन, loud explosions were heard, particularly around Tel Aviv, amid reports that a missile had struck a building in Holon, south of Tel Aviv. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो धुएं हैं, columns of smoke, आप कह रहे हैं कि धुएं के जो बादल हैं वो तल अवीव से उठते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान की बात नहीं कर रहे, तल अवीव की बात कर रहे हैं। तल अवीव से धुएं के जो बादल हैं वो उड़ते, और इसमें बार बार वो बात कि ऐसा नहीं है कि ईरान की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी और अचानक से उसने शो करना शुरू कर दिया। ईरान को इन्होंने पोर्ट्रे किया था कि वो कमजोर है, ठीक है, ईरान को इन्होंने कमजोर समझा, वो कमजोर था नहीं। अब कल को कोई चाइना को कमजोर समझकर उसके ऊपर हमला कर दे, यानी अमेरिका कहे कि चाइना तो बहुत कमजोर है और हम तो इसको मसल के रख देंगे, तो फिर कल को कोई कहे कि चाइना बड़ी कैपेबिलिटीज का, भाई वो कैपेबल है, उसकी अजीम ताकत है। तो इसी तरह ईरान के पास भी बड़ी ताकत थी, वगरना ये बुश, ओबामा, बाइडेन, ये उन्होंने इराक को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, शाम को किया, लीबिया को किया, वो ईरान को छोड़ने वाले थे। तो उसकी वजह सिर्फ बुनियादी तौर पर यह थी कि ये सबसे बड़ा फुलिश। कल बिल क्लिंटन ने क्या बात की, उसने कहा होश के नाखुन लो, तुम क्या यानी ये ऐसे ही है कि अगर चाइना के ऊपर हमला कर दिया जाए तो फिर कि हम सुपर पावर हैं, हम चाइना के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं चलता ये दुनिया। अच्छा, ये जो होलोन के ऊपर अटैक किया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ये तल अवीव का एरिया है उसके साउथ के अंदर, ये होलोन की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये डीप इनसाइड उन्होंने अटैक किया और यहां पर उनकी मोस्ट सेंसिटिव साइट्स हैं। जैसे कल टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना उन्होंने बनाया तो बड़ी सेंसिटिव साइट्स वहां पर थी, तो होलोन पर बड़ी सेंसिटिव साइट्स हैं। सेवरल वाइटल साइट्स वो कह रहे हैं यहां पर हैं, और इसमें फैक्ट्रीज हैं, असलिया की फैक्ट्रीज वहां पर हैं, वेयर हाउसेज हैं जहां पर इनका असलिया स्टोर है, और इसराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वो यहां पर हैं, और डिफेंस रिलेटेड जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो यहां पर हैं, और यहां पर उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी जोन बनाया हुआ है, यहां पर ये सारी हैं। इसके अलावा की कमांड सेंटर्स हैं, यानी कि जंग हो रही है ना, ड्रोन्स आ रहे हैं और एक पूरा कमांड सेंटर जो आपका होता है, तो वो की कमांड सेंटर जो है वो यहां पर है, और जिसमें फील्ड पुलिस हेडक्वार्टर भी उनका यहां पर है, और टेक्नोलॉजी कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द ग्रेटर तल अवीव एरिया। यानी जो ग्रेटर तल अवीव का एरिया है उसको सारा उसको मैनेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर है वो यहां पर है, उसको हिट किया गया है। होलोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी यहां पर है। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी यहां पर है, और ये वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये इजरायली आर्मी के साथ कोलैबोरेट करता है,
और ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स के अंदर विद इजरायली मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सेक्टर्स। तो ये यानी कि होलोन को उन्होंने पहली बार हिट किया और उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा की साइट्स मैंने आपके सामने रखी, यानी डिफेंस इंडस्ट्री, यानी कि वो रिसर्च सेंटर्स, वो कमांड सेंटर्स, वो सारे के सारे यहां पर हैं। इनको पहली बार जब हिट किया गया। ड्रोन्स एक्सप्लोड इन रूट 90 इन अराबा आफ्टर इंटरसेप्शन अटेम्प्ट्स फेल्ड। ये शहीद ड्रोन सारे के सारे जाकर टकराए और आपको पता है ये कितने फायर हुए हैं? ओनली 10, सिर्फ 10 शहीद ड्रोन उन्होंने फायर किए हैं और वो इतनी की साइट्स के ऊपर जाकर टकराए और ड्रोन घूमते रहे ऊपर और इनके पास टाइम था, इनको नजर आ रहे हैं कि ड्रोन डिटेक्ट हो गए हैं, ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सके। A wave of drones since morning with 10 drones infiltrated so far. Drones still flying in Wadi Araba near Ramon Airport, south of occupied Palestine. Efforts to intercept it have been failed. वो इंटरसेप्ट ही नहीं हो रहा, ड्रोन्स ऊपर घूम रहे हैं। लेकिन ये जनाब इनका आज डिफेंस मजीद फेल हुआ है। ड्रोन हिट फ्रॉम अ बिल्डिंग इन बेते शियान एरिया, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जाकर वो हिट कर रहे हैं और नितनिया के अंदर और अशदोद के अंदर जाकर ये टकराए हैं। वो करेंगे एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग्स, एडिंग दैट इजरायली सेटलर्स आर स्टक इनसाइड द बिल्डिंग। रोजाना की बुनियाद पर अब ये वाकयात हो रहे हैं, सुबह शाम ये वाकयात हो रहे हैं कि इजरायली सेटलर जो है वो ट्रैप हो रहे हैं बिल्डिंग्स में, नीचे दब रहे हैं, बिल्डिंग्स जो है वो हिट हुई हैं तो वो उसके अंदर ट्रैप हो गए हैं। ये इनको सूरत हाल पहली बार फेस करना पड़ रही है। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस रश टू द सीन ऑफ एक्सप्लोजन as the Israeli military instructed settlers to remain near bomb shelter. सिक्योरिटी फोर्सेस भाग रही हैं, रेस्क्यू फोर्सेस भाग रही हैं जहां पर धमाके हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि शेल्टर्स के अंदर रहें, शेल्टर से बाहर ना निकले और आग के शोले वहां पर देखे जा सकते हैं और कैजुअलिटीज वहां पर हो रही हैं। और इसके अलावा ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन उन्होंने 23 मिसाइल जो है वो फायर किए और तमाम के तमाम अपने टारगेट्स पर जाकर हिट किए। कल के बारे में ये रिपोर्ट है कि इनका एयर डिफेंस मुकम्मल कोलैप्स हुआ है। 23 मिसाइल टेक्नोलॉजी पार्क और इधर उधर, वो कह रहे हैं हमारे सारे जाकर हिट हुए हैं और जो इजराइल की इंटेलिजेंस बेसेस हैं वहां पर स्वेयर डैमेज हुआ है और मोस्ट जो इनके मिलिट्री सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये अपना नुकसान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सेंसरशिप इन्होंने लगाई है इसका मतलब वाज़ेह है कि उनका नुकसान हो रहा है तो सेंसरशिप लगा रहे हैं। अगर नुकसान होता तो सेंसरशिप लगाने की क्या जरूरत थी, और नुकसान भी मेजर लेवल का नुकसान। तो अब ये हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल जिसको डायरेक्टली हिट नहीं किया गया बल्कि शॉक वेव उस तक गई हैं और वो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है और इन्होंने जानबूझकर अपने वहां पर बनाए हुए हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। वहां पर तो ये जा रहे हैं लेकिन जहां पर मिलिट्री साइड से उधर नहीं जा रहे, उधर नहीं दिखा रहे। हालांकि वो जो सरोका हॉस्पिटल है जिसका इन्होंने रौला डाला हुआ है, हॉस्पिटल हिट हो गया हॉस्पिटल, और इन्होंने ईरान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इसके जवाब में निशाना बनाया है, इसका जवाब बनाकर वो बिल्डिंग इंटैक्ट है, उस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ, बस शॉक वेव वहां तक नहीं है, कोई वहां पर कैजुअलिटी नहीं हुई और बिल्डिंग अपने आप में इंटैक्ट खड़ी है लेकिन रौला डाला हुआ है। इजरायली एनिमी सफर्ड सच सिग्निफिकेंट लॉसेस दैट इट फियर्स डिस्क्लोजिंग देम पब्लिकली। वो कह रहे हैं इतना ज्यादा इनका नुकसान हो रहा है कि ये खौफजदा हैं उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करने से। IRGC स्ट्राइक सक्सेसफुली टारगेटेड मिलिट्री साइट्स। और ईरान का बयान देखिए, नेतन्याहू वाज डिल्यूडेड टू थिंक कि ईरानियन पीपल जो हैं वो इसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। ये इसकी बहुत बड़ी भूल थी और अभी भी भूल है। अमेरिका भी यही समझता है कि अगर इजराइल के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाए गए तो अमेरिका के लिए रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। अब बात यह है कि OIC का इजलास हो रहा है और तुर्की के अंदर आज बहुत बड़ा दिन है। ये OIC का और इस्लामी दुनिया की तारीख और इस रीजन की तारीख का अहम तरीन इजलास है। इन्होंने फैसले करने, और अब बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बात इन सब की है। अगर आज ईरान में रजीम चेंज होगा तो कल टर्की में भी होगा और उसके बाद किसी और में भी होगा। तो अब ये वो बात नहीं है कि ये सिर्फ ईरान का मामला। ईरान देखिए सबके साथ उसने कोऑपरेट किया, डिप्लोमेसी का रास्ता लिया, सबकी बात मानी, न्यूक्लियर नहीं बनाया, इनके वादों की वजह से नहीं बनाया, लेकिन आज उसके ऊपर हमला हुआ है। ये आज ईरान की बारी है तो कल किसी दूसरे की बारी होगी और पूरा रीजन जब इसके लिपेट के अंदर आएगा। इसलिए OIC का इजलास आज का बड़ा गैर मामूली इजलास होगा। उसमें वो क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यूरोप से होकर जब वो यहां पर OIC के अंदर जब इस वक्त पहुंच चुके हैं। और बरतानिया के अंदर क्या हुआ है, बरतानिया के अंदर एक बेस में फलस्तीनी एक्टिविस्ट घुस गए और उन्होंने वहां पर जो कुछ त्यारे खड़े थे उनको डैमेज किया है। बताया जा रहा है कि वो जो त्यारे हैं वो इजराइल को असलहा सप्लाई करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये हालात है। आज उन्होंने कहा कि हम इन तंजीमों को बैन कर रहे हैं। यूके सीक्स टू बैन पैलेस्टाइन एक्शन ओवर RAF बेस प्रोटेस्ट। इस बेस के अंदर वो घुसे हैं और उन्होंने जाकर त्यारे डैमेज कर देंगे। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच उनका हुआ है, मतलब वो हैरान है कि अब लोग इस हद तक जा रहे हैं। बाकायदा जो त्यारे खड़े उनको जाकर डैमेज कर दिया है। और इस वक्त बरतानिया जो है वो एयर फ्यूलिंग में हेल्प कर रहा है। साइप्रस से बरतानवी जहाज जो है वो इजरायली जहाजों की हेल्प कर रहे हैं। और ईरान ने IAEA का जो चीफ है उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी है
कि इसने अभी तक कंडेम नहीं किया और ये अपनी ड्यूटीज को सही तरह से पूरा नहीं कर रहा। तो एक फेज हमने देखा है इजराइल के साथ ये जारी है, लेकिन अभी अमेरिका कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके ऊपर डिबेट भी जारी है और ईरान बार बार वार्न भी कर रहा है और रशिया चाइना से भी वार्निंग आ रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज होगा, करें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।